हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रही थी एग्ज़ाम की। तो आगे ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3, जिसमें आपका क्या है टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमने बाकी 2 यूनिट पढ़ लिया था जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया था। आज हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसकी मीनिंग, स्कोप और इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या है रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रिपरेशन ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंटेनिंग टेक्निकल अप्रेजल, एनवायरमेंट अप्रेजल, मार्केट अप्रेजल इंक्लूडिंग मार्केट सर्वे फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड एंड सेल, और लास्ट क्या है मैनेजरियल अप्रेजल। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो क्या दिया हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीनिंग, स्कोप एंड। आज हम पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल ताकि आप लोगों को यूनिट वाइज पार्ट वाइज आपको सारी टॉपिक्स आपको मिल जाए। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो as per quantum, it is a scientific way of planning, implementing, monitoring and controlling the various aspects of projects such as time, money, material, manpower and other resources with the intention of achieving the basic objective or goals including technical cost and time schedule। देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरीके के क्या है साइंटिफिक वे है किसका, आपके प्रोजेक्ट के वेरियस एक्सपेक्ट, जिसमें क्या क्या आता है टाइम, मनी, मटेरियल, मैन पावर और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जिसका आप यूज करते हो किसके लिए, आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करने के लिए या कॉन्स्टेंट करने के लिए। जैसे उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपके आ जाएंगे, टेक्निकल, कॉस्ट और टाइम शेड्यूल, कि आपको किस तरीके से कॉस्ट को मिनिमाइज रखना है, रिसोर्सेज को मिनिमाइज रखना है, अपने टाइम को कैसे कॉन्स्टेंट रख के आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। तो इस सब का आप क्या करते हो, एक साइंटिफिक वे से आप प्लानिंग करते हो, मॉनिटरिंग करते हो और कंट्रोलिंग करते हो, जिससे आप अपने गोल्स को क्या कर सको या उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सको। तो आप बेसिकली देखो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक तरीका रोड पाथ तैयार करते हो किसका, आप अपने प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट आप देखो क्या होता है प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट मतलब आप क्या करते हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट डिसाइड किया है उससे रिलेटेड जो भी गोल है या उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी सोर्सेज हैं उसको आप कांस्टेंट वे में कैसे, कांस्टेंट मत समझना, कांस्टेंट मतलब लिमिटेड वे में आप यूज करके आप अपने बजट को मिनिमाइज रख के आप क्या देते हो, एक क्वालिटी प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, किसकी हेल्प से, क्वालिटी कंट्रोल की हेल्प से। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यही होता है कि आप एक साइंटिफिक वे से प्लान करते हो, मॉनिटर करते हो और कंट्रोल करते हो प्रोजेक्ट के जितने भी एस्पेक्ट आते हैं जैसे टाइम, मनी, मटेरियल, मैन पावर और अदर रिसोर्सेज, जिससे आप क्या कर सको, आप अपने गोल्स को और उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सको। ठीक है, अब देखो एक और है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ लीडिंग द वर्क ऑफ ए टीम। दूसरा देखो, दूसरा डेफिनेशन यहाँ नहीं है, मैंने कहीं और से विकिपीडिया से लिया है, वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। तो दूसरा क्या है, द प्रोसेस ऑफ लीडिंग द वर्क ऑफ ए टीम, मतलब एक टीम का काम करने का तरीका जिससे क्या कर सके वो अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको आप कांस्टेंट देखो, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट मतलब क्या होता है लिमिटेड वे। ठीक है, मतलब आप कम से कम से बजट आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम से कम रिसोर्सेज में आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, तो उसी को क्या कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप एक टीम है, टीम के वर्क करने का तरीका जिससे आप जो भी आपने प्रोजेक्ट डिसाइड किया है अपने कांस्टेंट जो भी आपको गिवन है जैसे रिसोर्सेज, टाइम, कॉस्ट, उस सब में आप क्या करते हो, अपने सारे प्रोजेक्ट के गोल को या उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या, इट ऑल्सो इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटी वेयर द मैनेजर प्लान ऑर्गेनाइज। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये याद रखना, हेडलाइन कर लेना, इसमें क्या होता है एक ग्रुप का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, वो सब क्या करते हैं एक ग्रुप में, मतलब टीम मेंबर में मिलके आपस में वो क्या करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अगर आप अगर टीम मेंबर के तौर पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे डील करते हो तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है, क्योंकि आप क्या होता है आप उसी प्रोजेक्ट पे अलग अलग तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से आप क्या करते हो अपनी आइडिया जनरेट करते हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है मैनेजर, आप क्या करते हो इसमें एक ग्रुप का, पूरे ग्रुप का कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें मैनेजर क्या करता है, प्लान करता है
और स्टाफ को ऑर्गेनाइज करता है, और बाकी रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल करने होंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए वो अवेलेबल करवाता है। और क्या करवाता है, डायरेक्ट एंड कंट्रोल टू एग्जीक्यूट द प्रोडक्ट, और जो भी प्रोजेक्ट बनने वाला है उस पर वो डायरेक्ट अपना कंट्रोल रखता है, जिससे क्या हो सके कम से कम टाइम में विद इन कॉन्स्टेंट टाइम। मतलब आपके पास एक लिमिटेशन है, जैसे आपको मान लो कि एग्जाम में जैसे अभी प्रोजेक्ट होगा फाइनल ईयर का, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ है कि आपको उसमें अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देनी है। तो आप कैसे एक कांस्टेंट टाइम में, मिनिमम बजट में, और अपने से मिनिमम बजट में अपनी क्या कर सको, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को कि अच्छी और इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे सको। तो मैनेजर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी प्रोजेक्ट बनना है उसके लिए स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना, और क्या करना, प्रोजेक्ट को डायरेक्ट तरीके से क्या करना, कंट्रोल करना, जिससे क्या हो सके प्रोजेक्ट की इफेक्टिव वे में एग्जीक्यूशन हो सके, जिससे वो मिनिमम टाइम में, मिनिमम कॉस्ट में, और मिनिमम कॉस्ट में इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे। ठीक है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस उस प्रोजेक्ट का रहे। तीसरा देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्स। इसको आप बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट करते हो। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप आइडिया जनरेट करते हो कि आपको किस तरीके से कॉस्ट को, बजट को मिनिमाइज करना है, किस तरीके से स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपको अपनी स्किल ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद आप एम्प्लॉय की कैसे अच्छे से हायरिंग करो और उनसे आप अपने तरीके से काम ले सको। तो आप बेसिकली क्या करते हो, अपने रिसोर्सेज, ये आपका क्या होगा, इंटरनल रिसोर्स है, उसका आप इन्वेस्टमेंट करते हो। किसके लिए, ताकि आप कंजम्पशन के लिए गुड और सर्विस बना सको, ठीक है, या प्रोड्यूस कर सको। अब देखो दूसरा क्या है, द एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल इंक्लूडेड प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। अब देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उसमें क्या क्या है। पहला, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉलिसी होगी या उसकी रेस्ट्रिक्शन क्या होगी। तीसरा क्या, रिसोर्स कंस्टेंट, मतलब आप मिनिमल रिसोर्सेज में या ऐसे रिसोर्सेज का यूज कर सको जिसको आप बार बार रिसाइकिल करो, वैसे ही रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी करवाना। गवर्नमेंट उससे रिलेटेड, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन निकाली है उसको फाइंड आउट करना। उसके बाद कैसे कैसे प्रोसेस इंप्लीमेंट होंगे वो देखना, और बाद में आपको क्या करना, और जो आपने आउटपुट जनरेट किए हैं, कुछ इनपुट देके आपने जो आउटपुट बनाया है उसको रिव्यू करना, और फिर से जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको लगातार या हमेशा ट्रैक करते रहना कि जो भी उनका ऑब्जेक्टिव किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड है वो कांस्टेंट वे में या इफेक्टिव वे में अपनी परफॉर्मेंस दे रही है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर से आप उस ऑब्जेक्टिव को वापस से रिवाइज करके जो भी उसमें थोड़ी बहुत गलतियां आ रही है तो उसको आप क्या कर सको, सही कर सको। ठीक है, अब देखो क्या है, फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से फेजेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इफेक्टिव डायग्राम, जिससे आप क्या कर सको, समझ सको कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे वर्क करती है। तो पहले आप क्या, पर कोई भी प्रोजेक्ट की आप क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज क्रिएट करते हो, फिर क्या करते हो, अप्रेजल, मतलब आप एनालिसिस करते हो या इवैल्यूएशन करते हो कि आपको वो प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, कौन सी उसमें टेक्नोलॉजी काम करेगी, उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा, मतलब टोटल आप क्या करते हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हो। फिर उसके बाद उसकी सिलेक्शन, उस हिसाब से जो भी आपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेहतर है, सुटेबल है, उसकी सिलेक्शन करते हो। उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, और लास्ट में आप क्या करते हो, मैनेजमेंट, ताकि आप कम से कम लेवल रिसोर्सेज में आप क्या कर सको, मैक्सिमम रिटर्न ले सको। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड कैन बी अप्लाई टू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड जो होता है ना वो सारे प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, मैंने ये लाइन विकिपीडिया से उठाया है तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर देती हूँ। इट इज ऑफन टेलर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज। देखो ये क्या होता है, सभी प्रोजेक्ट के लिए अपना स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का कौन सा साइज होगा, नेचर होगा, या उसकी इंडस्ट्री क्या होगी, सेक्टर, उस हिसाब से आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो। एग्जाम्पल देखो, आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपने तैयार किया, आपकी फोकस क्या रहेगी कि आपको बिल्डिंग बनाना है और या फिर रोड और ब्रिज बनाना है। ठीक है, मान लो कि या तो फिर कंस्ट्रक्शन में आपकी बिल्डिंग की इंडस्ट्री है, मतलब बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, या फिर रोड एंड ब्रिजेस है। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, अपना स्पेशलाइज फॉर्म का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करोगे कि किस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन काम करेगा, कौन से, अगर आप बिल्डिंग उसके पर्पज से बना रहे हो तो आपके कौन कौन से उसके एलिमेंट, जो भी उसके रिसोर्सेज है, कैसे आप अवेलेबल कराओगे, कितने टाइम में आपको बिल्डिंग बना के खड़ी करनी है, कितनी इफेक्टिव, कितनी उसकी डिग्री ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए। तो ये उसके बाद आप क्या करते हो, तो हर एक प्रोजेक्ट में मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट डिसाइड कर लो, चाहे आप आईटी इंडस्ट्री में ही चले जाओ, आईटी इंडस्ट्री में भी आपका खुद का एक प्रोजेक्ट होता है, उसकी आप मैनेजमेंट करते हो। तो बेसिकली हर एक फील्ड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की काफी जरूरत होती है।
एंड इन विच प्रोजेक्ट मैनेजर कैन बी ट्रेंड एंड मैनेज। अब देखो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप क्या ध्यान रखते हो कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, आप ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है आप इंडिविजुअल जाके बिल्डिंग खड़ा करने लगोगे, ऑब्वियसली आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हायर करोगे, तो आपका बेसिक क्या रहना चाहिए, बेसिक इंटेंशन या मोटिव क्या होना चाहिए, जो भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर हायर कर रहे हो या जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हायर करती है, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड होनी चाहिए और सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी स्किल्स का अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर यूज करके आपको एक डिग्री ऑफ एक्सेलेंस का वर्क आपको दे सके, ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस फेजेस, मैंने आपको पहले थोड़ी सी हिंट दी थी या थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस किस तरीके से काम करते हैं। कि पहला देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, तो सिलेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट आफ्टर साउंड स्कैनिंग ऑफ एनवायरमेंट ऑफ इन्वेंट अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल रिसर्च। मतलब आप क्या करते हो, एनवायरमेंट आप एक प्रॉपर एनवायरमेंट आप स्कैन करते हो और उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, या फिर आप एक ऐसे एनवायरमेंट की आप सिलेक्शन करते हो जिसमें आपको क्या हो सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटर्न्स आपको गेन हो सके, ठीक है। इसके बाद सारे एग्जामिन आप एनवायरमेंट एग्जामिन करने के बाद, सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्कैन करने के बाद या सर्च करने के बाद आप एक बेसिकली प्रोजेक्ट की डिसीजन करते हो। जैसे एग्जांपल देख लो, गुजरात में हमेशा आपको हर जगह ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री मिलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा क्या उगते हैं, कॉटन। तो लोगों ने क्या किया, अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से कॉटन को अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लिया। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो। दूसरा क्या है, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बना लिया उससे रिलेटेड आप आइडिया जनरेट करते हो कि आपको प्रोजेक्ट को किस हिसाब से शुरू करना है, उसके बाद उसकी गोल क्या होगी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होगी, उसको आप क्या करते हो, एक कंक्रीट प्रोजेक्ट मतलब आप रियलिटी में उसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट जो भी आपने आइडिया बनाया था, जो भी आपने सोचा था, उसको अब आप क्या करते हो, रियलिटी देते हो, ठीक है। कैसे, बाय एनालिसिस ऑफ इम्पोर्टेंट पैरामीटर, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। देखो अब जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया, ठीक है, अब आपको क्या करते हो, उसके ऊपर एनालिसिस करते हो कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर काम करेंगे, उनके क्या रिसोर्सेज होगी, आप प्रॉपर एक फिजिबल रिपोर्ट तैयार करते हो, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट बनाते हो कि कौन कौन से एम्प्लॉय काम करेगा, प्रोजेक्ट में क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, कौन कौन से पैरामीटर लगेंगे, कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज चाहिए, तो आप प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करते हो। तीसरा क्या है, अप्रेजल। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको लास्टली आपको मार्केट में ही लॉन्च करना है, तो उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, मार्केट की एनालिसिस करते हो या इवैल्यूएशन करते हो। आप देखो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज तो जरूरी है, आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी है, तो आप उससे रिलेटेड क्या करते हो, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का भी एनालिसिस करते हो या उसका इवैल्यूएशन करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पैरामीटर है उसको आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो कि ये प्रोजेक्ट कब आपको मैक्सिमम रिटर्न देगी और कब आपको मिनिमम रिटर्न देगी, कब प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न देखते हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, वही मैंने भी बताया था प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट, कि आप ये देखते हो कि कब आपको वो गेन देगी। तो आप टोटल आप फाइनेंशियल तरीके से, टेक्निकल तरीके से आप प्रोजेक्ट पे एनालिसिस करते हो या उसकी इवैल्यूएशन करते हो। उसके बाद देखो सिलेक्शन। देखो जब आपने सारे इवैल्यूएशन और सिलेक्शन कर लिए, अब आपने क्या किया है, प्रॉपर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और किस बेसिस पे, अपने कॉन्सेप्ट। अब आप क्या देखते हो कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन क्या बजट है आपके पास, कौन से स्टेक होल्डर से आपको बात करना है। तो ये सारी बेसिक इनपुट आपको देखने के बाद या उसकी सिलेक्शन के बाद या उसकी नॉलेज के बाद आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कंफर्म करते हो। उसके बाद क्या, इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे काम करने के बाद अब आप अपने रिसोर्सेज के साथ, जो भी आपका कॉस्ट है, जो भी बजट आपके पास है, वो सबके साथ आप अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो। अब देखो उसके बाद क्या है, लास्ट में मैनेजमेंट, ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज विथ मैक्सिमाइज ऑफ रिटर्न। मैनेजमेंट में क्या होता है, आप इस तरीके से प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करते हो जिससे आपको क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिले और क्या हो, आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी भी परफॉर्मेंस बनी रहे, आपकी कस्टमर वैल्यू भी बनी रहे और आपको मैक्सिमम रिटर्न्स भी मिले। तो बेसिकली मैनेजमेंट का काम ही होता है यही कि आप कम से कम बजट में, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा इफेक्टिव काम करो, ज्यादा रिटर्न्स गेन करके लाओ। तो बेसिकली मैनेजमेंट आपकी यही काम करती है। तो पहला क्या हो गया, आपने आइडेंटिफाई किया, फिर फॉर्मुलेट किया,
उसके बाद आपने इवेलुएट किया, एनालिसिस की, उसके बाद आपने सारे ऊपर के 3 पैरामीटर देखने के बाद सिलेक्शन की, फिर उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में आपने मैनेजमेंट करा। ओके, अब देखो इसके बाद क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एज फॉलो। देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की काफी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि यही ओवरऑल आपके कोई भी प्रोजेक्ट पे इफेक्टिव वर्क या इफेक्टिव गेन आपको लाके देती है। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, क्लियर प्रोजेक्ट प्लान एंड रिसोर्स प्रोसेस। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या प्रॉपर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किए हैं, तो वो आपको क्या करके देती है, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पे आपकी क्या होती है, क्लियर कंसेप्ट रहती है, और शुरू से इनिशियल स्टेज से लेके एंड स्टेज तक आपकी क्लियरिटी बनी होती है, और उसकी जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, क्लियर वे में काम करती है। ठीक है, मतलब कभी देखो अगर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है तो आपने चलो कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली आप इतना सारे काम करते हो, उसके बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हो। अगर आप ये सब काम नहीं करोगे तो अगर आप मान लो कि कोई भी इंडिविजुअल आपने कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं देखा, हाँ, कि प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए, उसके एनवायरमेंट कंडीशन क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, टेक्निकल क्या काम करेगी, कैसे मैनेजमेंट, ये सब चीज अगर आप नहीं करते हो तो आपकी प्रोजेक्ट क्या हो जाएगी, क्लियर रोड पाथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगी आपके गोल को। ठीक है, बेसिकली क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको क्या देती है, एक अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक क्लियर कॉन्सेप्ट और क्लियर वे में प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज टू अवॉइड कंफ्यूजन बाय आउटलाइनिंग ए क्लियर प्लान एंड अ प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो इसका बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या होता है कि आप एक प्रॉपर क्लियर प्लान तैयार करते हो, किसके लिए, कोई भी प्रोजेक्ट के बिगिनिंग से एंड तक वो कैसे काम करेगी को बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, टू एस्टैब्लिश प्लान एंड शेड्यूल। ठीक है, तो हैविंग एग्रीड ऑन अ प्रोजेक्ट शेड्यूल स्टिकिंग टू इट, मतलब आप क्या करते हो, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाते हो, शेड्यूल तैयार करते हो और उस पर आप क्या करते हो, शुरू से लेके अंत तक स्टिक रहते हो क्लियर वे में। इस वजह से अगर आप डिसिप्लिन वे में काम करते हो तो जो भी डिले आने वाली है प्रोजेक्ट में उसको आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। A predetermined process through the project life cycle give the project a clear path। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी पूरी लाइफ साइकिल को अगर आपने शुरू से लेके अंत तक क्लियर पाथ मतलब क्लियर वे में डिटरमाइन कर रखा है उसके प्रोसेस को, तो वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल को, मतलब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है कि बिगिनिंग टू एंड में वो आपको क्या देती है, एक क्लियर पाथ प्रोवाइड करके देती है, जिससे आप क्या करते हो, जो भी डिले आने वाले है, जो भी ऑब्स्टेकल आने वाले हैं उसको आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो। तीसरा क्या है, टीम वर्क। मैंने अभी बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या काम होती है, टीम वर्क काम करती है। पीपुल आर मेड टू वर्क इन अ टीम ऑन ए प्रोजेक्ट। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे एक पर्टिकुलर टीम बनकर काम करते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो ना, हर तरीके से अपनी नॉलेज को शेयर करते हो या स्किल की शेयरिंग करते हो। मतलब अगर देखो एक इंडिविजुअल कोई भी काम करता है ना तो वो एक ही तरीके से काम करेगा, अगर 4 लोग एक ही काम को कर रहे हैं ना तो वो काम 4 तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी अवॉइड मतलब ऑब्स्टिकल आने वाले होते हैं या फिर लॉस होने वाली होती है उसकी रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, और आपके काम की भी क्या होती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो मैंने बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरीके का टीम वर्क है, जिसमें आप क्या करते हो, जितने भी टीम के मेंबर होते हैं वो अपने सारे नॉलेज को शेयर करते हैं और अपने स्किल की शेयरिंग करके अपनी प्रोजेक्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इट इंस्पायर टीम मेंबर टू कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट। ये क्या करती है, टीम मेंबर को एक्सपायर भी करती है, इंस्पायर भी करती है, जिससे वो क्या कर सके, किसी एक प्रोजेक्ट पे सही से कोलैबोरेट कर सके। ओके, अब देखो 5वां नंबर क्या है, टू कीप कंट्रोल ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिसोर्स। देखो प्रोजेक्ट के गोल के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, बेसिकली बजट की हमेशा ट्रैकिंग करते रहते हो, जिससे आप क्या करते हो, बजट के ओवर रन होने के रिस्क से आप बच जाते हो। मतलब ज्यादा बजट होने से या ज्यादा मनी लगाने से आप क्या होते हो, बच जाते हो। तो आपको बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप बजट की बार बार ट्रैकिंग करते रहते हो कि बजट कहाँ ज्यादा लग रही है, कहाँ कम लगनी है, कैसे रिसोर्सेज काम करेंगे, कितनी बजट लगनी चाहिए।
तो आप उसकी प्रॉपर और क्या करते हो, ट्रैकिंग करते रहते हो। ठीक है, अब देखो 6 क्या है, टू बिल्ड ऑन नॉलेज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्व्स एज नॉलेज एसेट टू अ कंपनी। देखो मैनेजमेंट जो होता है ना, वो एक तरीके का नॉलेज एसेट की तरह कंपनी के लिए काम करती है। मतलब कंपनी के लिए एक नॉलेज प्रोवाइड करती है जिससे वो क्या कर सके, कम से कम मिनिमल रिसोर्सेज में मैक्सिमाइज प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर सके। और इससे आप क्या कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज भी आपको बिल्ड करने में हेल्प करती है। ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए आप जगह जगह से नॉलेज गेन करोगे, इससे आपकी क्या होगी, नॉलेज भी बढ़ेगी और एक्सपीरियंस भी बढ़ती है। टू मैनेज क्वालिटी, इट इज क्रूशियल टू इंश्योर टॉप क्वालिटी। देखो बहुत जरूरी होता है कि आपकी रिजल्ट क्या होनी चाहिए, टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिसोर्सेज ही देखती है। यहाँ रिसोर्सेज में वो क्या करती है, जो भी वो प्रोडक्ट बना रही है रिजल्ट में, उसको भी वो आइडेंटिफाई करती है, कंट्रोल करती है, उसके स्टैंडर्ड को मैनेज करती है। इससे क्या होता है, आपको हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवाते हो। देखो लास्ट क्या है, कंटिन्यूअस ओवरसाइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गेन कंट्रोल ओवर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हेल्प से जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो या रनिंग में है, उससे आप क्या करवाते हो, ऑर्गेनाइजेशन को गेन दिलवाते हो एंड मेक श्योर दे आर ऑन द राइट ट्रैक। और ये भी आप श्योरिटी रखते हो या श्योरिटी बनाते हो जिससे वो क्या हो सके, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या जो भी आप ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो क्या हो सके, हमेशा राइट ट्रैक पे रहे और अपने मिनिमम बजट पे काम करे। स्टिपुलेटेड मतलब वही हो गया आपको मिनिमम बजट या कांस्टेंट वे में बजट। ठीक है, कांस्टेंट बजट, उसमें आप इफेक्टिव काम कर सको। ओके, अब देखो अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कोप इन प्रोजेक्ट। अभी मैंने बताया था स्कोप के बारे में, यहाँ पर वही आपको बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप क्या होता है और व्हाट वर्क इज इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, और कौन कौन से ऐसे वर्क्स होते हैं जो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली स्कोप का मतलब समझो, स्कोप क्या होता है, बेसिक गोल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्कोप का मतलब क्या हो गया, जो आपने प्रोजेक्ट तैयार किया तो उसकी बेसिकली क्या होगी, कुछ ना कुछ एक गोल होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्कोप कहते हैं। ठीक है, तो उसकी मैनेजमेंट क्या होती है या कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कोप इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट वर्क इज इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। देखो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्कोप इज डिफाइंड फीचर एंड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो स्कोप क्या डिफाइन करती है, आप जो भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए है, जो भी आपने प्रोजेक्ट आपने बना रखा है, जो भी आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है, उससे रिलेटेड आपकी कोई गोल होगी। अगर वो गोल में कोई प्रोडक्ट है तो वो स्कोप क्या करती है, उसके फीचर, उस प्रोडक्ट के फीचर और फंक्शन को डिफाइन करती है। ठीक है, और द स्कोप ऑफ वर्क नीडेड टू फिनिश ओवर, और वर्क का स्कोप क्या है कि उस प्रोजेक्ट को वो जल्द से जल्द फिनिश करे। ओके, स्कोप इन्वॉल्व्स गेटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। स्कोप में क्या क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन लेने से लेकर प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट किया जाए और उसमें कौन कौन से फीचर, मतलब जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है, जो भी आउटपुट के तौर पर प्रोडक्ट बनेगी, उसकी फीचर क्या होगी जिससे वो क्या कर सके, ऑनर्स के रिक्वायरमेंट को मतलब मीट कर सके। ऑनर्स यहाँ पर क्या होंगे, आपके स्टेक होल्डर। ओके, स्टेक होल्डर। अब देखो तीसरा क्या, प्रोजेक्ट स्कोप इज ओरिएंटेड टुवर्ड द वर्क रिक्वायर्ड एंड मेथड नीडेड। देखो प्रोजेक्ट स्कोप में बेसिकली जो आप काम कर रहे हो उसी के इर्द गिर्द और उसके जो भी मेथड होंगे उसके इर्द गिर्द काम करती है। और प्रोडक्ट स्कोप क्या करती है, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके फंक्शनल को वो डिफाइन करती है। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स लगेंगे, तो वो प्रोडक्ट स्कोप उस पर काम करती है। अब देखो forecast requirements are not completely defined and described, and if there is not effective change control in a project scope or requirement, then result may not be favorable। देखो अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स आप completely defined या डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट में या उसके स्कोप या रिक्वायरमेंट में आप चेंज कर रहे हो, तो अगर इफेक्टिव चेंज नहीं हुई तो वो क्या होगा, रिजल्ट में वो आपके फेवरेबल में नहीं रहेगी। मतलब रिजल्ट
जो भी आपने तय कर रखा है वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है। 5वां देखो स्कोप मैनेजमेंट इन अ प्रोजेक्ट। अब देखो कौन कौन से स्कोप मैनेजमेंट होते हैं किसी प्रोजेक्ट में, वो देखो। पहला क्या होता है, जो भी आइटम या फिर ऑब्जेक्टिव या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्या करना, लिस्टिंग करना, और उससे रिलेटेड कौन से टास्क परफॉर्म होंगे उसकी लिस्टिंग तैयार करना। दूसरा क्या होता है, आप प्रोडक्ट बना रहे हो या आइटम तैयार कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वांटिटी, क्वालिटी और उसकी वैरायटी को देखना। ठीक है। और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट होंगे और कौन कौन से उससे रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका आपको क्या करना, तय करके रखना। ठीक है। और चौथा क्या, मॉडिफाइंग द वेरिएबल कंस्ट्रेंट। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है बदलते इन्वायरमेंट में वो कैसे तरीके से इफेक्टिव परफॉर्मेंस देगी उसको भी आप लगातार मॉडिफाई करना। तो ये सब काम आपको क्या देती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्कोप देती है। ठीक है। कौन कौन से वर्क इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो देख लेते हैं। पहला क्या है, प्लानिंग स्कोप मैनेजमेंट। सबसे पहले हम कह रहे हैं जो भी हमने स्कोप रखा है किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग। तो प्लानिंग किस बेसिस पे होती है, जो भी आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो प्रोजेक्ट में, इनपुट फ्रॉम द प्रोजेक्ट प्लान। जो भी आपने प्रोजेक्ट प्लान किया है उसके इनपुट के बेसिस पे आप अपना स्कोप मैनेजमेंट को क्रिएट करते हो, या फिर जो भी प्रोजेक्ट चार्टर हैं या फिर स्टेक होल्डर से आपको क्या इनपुट मिल रही है, इन सब के बेसिस पे आप अपना स्कोप को मैनेज करते हो या प्लान करते हो या क्रिएट करते हो। दूसरा क्या है, कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट। कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द स्कोप मैनेजमेंट प्लान। देखो जो भी आपने स्कोप मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है या जो भी आपने स्कोप रखा है उसको प्लान किया है, प्लस जो भी आपको स्टेक होल्डर से आपको इनपुट मिल रही है उस हिसाब से आप क्या करते हो, अपने रिक्वायरमेंट को मैनेज करते हो कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट जरूरी है, कैसे कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज चाहिए, कितनी बजट चाहिए, ये सब की आप क्या करते हो, कलेक्टिंग या फिर मैनेजमेंट करते हो। इंटरव्यू फोकस ग्रुप डिस्कशन। हाँ, इसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, आप प्रॉपर इंटरव्यू मतलब टीम वर्क में काम करते हो तो टीम वर्क में आप इंटरव्यू लेते हो, ग्रुप डिस्कशन करवाते हो, बहुत सारे सर्वे देखते हो। इस सब से आपको क्या मिलती है, आपकी रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और इसका आप क्या करते हो, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखते हो। तीसरा क्या, डिफाइनिंग स्कोप। आप प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट इज प्रोड्यूस बेस्ड ऑन ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्लस द प्रोजेक्ट चार्टर्ड एंड द स्कोप मैनेजमेंट प्लान। जितनी भी प्रोजेक्ट चार्टर्ड हैं या फिर जो भी आपने स्कोप मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है या फिर जितने भी आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए हैं रिक्वायरमेंट के, वो सारे बेसिस पे आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करते हो। ये सभी प्रोजेक्ट एक्टिविटी के लिए लायबल होता है। अब देखो फोर्थ क्या है, क्रिएटिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। A work breakdown structure is built after analyzing the project scope statement and the requirement of जो भी documentation की रिक्वायरमेंट है और जो भी आपने प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट तैयार की है उसके एनालिसिस के बाद आप क्या करते हो, एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार करते हो। इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आप अपने प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल टास्क में ब्रेक डाउन करते हो और लास्ट में आप क्या करते हो, क्लियर वे में प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हो या डिलीवर करते हो। ठीक है। पांचवा देखो, वैलिडेटिंग स्कोप। हियर डिलीवरेबल आर इंस्पेक्टेड एंड रिव्यू। देखो वैलिडेटिंग स्कोप में क्या होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, डिलीवरेबल यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट जो भी आपने बनाया है, ठीक है, उसका आप क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते हो या रिव्यू करते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन है या फिर इसको फर्दर रिवीजन की जरूरत है तो आप फिर से उसके क्या करते हो, फर्दर रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट करते हो और फिर से आप उसको इंस्पेक्शन और रिव्यू करने के बाद फिर प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हो। छठा क्या है, कंट्रोलिंग स्कोप। ऐसा प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो स्कोप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आर कंपेयर्ड अगेंस्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। देखो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होता है, जो भी आपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, जो अभी आपने प्रोजेक्ट जिस भी चीज के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाई थी उसको आप कंपेयर किससे करते हो, जो भी आपको मार्केट में परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है। अगर आपको लग रहा है कि गैप है, रिजल्ट आपकी पॉजिटिव नहीं आ रही है या फिर उसमें चेंजेस करने की जरूरत है तो आप अपने प्रोजेक्ट में लास्ट में क्या करते हो, थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको फिर से रिव्यू या इंस्पेक्शन करके फिर से मार्केट में आप प्रोड्यूस करते हो। तो इतनी सारी चीजें आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्कोप में होती है। अब देखो उसके बाद क्या है, वैसे देखो डिस्क्राइब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज कन्वर्जन प्रोसेस, डिस्कस वेरियस कांस्टेंट एंड मैकेनिज्म। ये एग्जाम में कतई नहीं आएगी क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, उस सिलेबस में आपको क्या दिया हुआ है, मीनिंग,
स्कोप और इम्पोर्टेंस दी हुई है। आपको ये नहीं कहा है कि आप वो कन्वर्जन प्रोसेस में कैसे काम करता है, तो ये बेसिकली नहीं आएगा, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी है तो मैं डिस्कस कर देती हूँ। देखो क्या दिया है, डिस्कस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कन्वर्जन प्रोसेस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम कन्वर्जन प्रोसेस से कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसके कौन कौन से कॉन्स्टेंट है, मैकेनिज्म है, वो देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होता है सम फॉर्म ऑफ इनपुट को एक आउटपुट में। मतलब आप क्या करते हो, कुछ इनपुट लेते हो, उसको आउटपुट करने में जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसी या कन्वर्जन किया है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो the project is viewed as a conversion or transformation of some form of input into an output। देखो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है, इसको देखा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मतलब कुछ इनपुट आप देते हो और उसके आप क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होके वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो इसको ही आप क्या देखते हो, प्रोजेक्ट के तौर पे देखते हो। यही आपका क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। अंडर अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट। हाँ, अब देखो प्रोजेक्ट में कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आप सेट ऑफ कॉन्स्टेंट होते हैं, या उसके कुछ सेट ऑफ मैकेनिज्म होते हैं कि इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आपके प्रोजेक्ट बनके तैयार हो। ठीक है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट में क्या होता है, पहला कि आप कुछ इनपुट देते हो, उसको आप आउटपुट में कन्वर्ट करते हो। दूसरा क्या करते हो, कांस्टेंट वे में काम करते हो। कांस्टेंट मतलब लिमिटेड, ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट है जितना मन हो उतना टाइम लिया, जितना मन हो उतना रिसोर्सेज अवेलेबल मतलब प्रोवाइड किया, प्रोड्यूस किया, वो नहीं होता है। आपको कांस्टेंट वे में काम करना होता है। और तीसरा उसके जो कुछ मैकेनिज्म है, जैसे आपको रिसोर्सेज कैसे होंगे, बजट क्या होंगे, वो सबको आपको क्या करते हो, आप यूटिलाइज करते हो, तब जाके ये इसको हम क्या कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। ओके, अब देखो पहला क्या है, इनपुट। इनपुट में क्या आप करते हो, एनी प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड विथ अ वांट और नीड टू डेवलप अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किससे होती है कि आपको क्या बनाना है और उसकी जरूरत है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हो। तो दो तरीके की नीड होती है, एक ओरिजिनल नीड। ओरिजिनल नीड में क्या होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया या डिसाइड कर लिया, उसको शुरू से लेके लास्ट तक आपको वही प्रोसेस रखना है और वही प्रोडक्ट जो आपने शुरू में इनिशियलाइज किया था वही आपको देना है, प्रोड्यूस करना है। इमर्जेंट नीड में क्या होता है ना कि आप प्रोजेक्ट को आप ब्रेक डाउन करते हो इंडिविजुअल में। मतलब आप क्या करते हो, कुछ कांस्टेंट रिसोर्सेज का आप क्या करते हो, डिवीजन करते हो। जैसे कुछ कांस्टेंट रिसोर्सेज कुछ कांस्टेंट टाइम के लिए यूज होंगे, फिर उसके बाद आप रिसोर्सेज और टाइम का डिसाइड करते हो। आप क्या करते हो, एक इमरजेंट वे में काम करते हो। आप देखते हो कि कस्टमर की नीड क्या आ रही है, उस हिसाब से आप छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे डिवीजन में ब्रेक डाउन करके कस्टमर के नीड के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल एक टाइम लिमिट होता है कि आपको शुरू से एंड तक एक ही टाइम में आपको काम करना है। इमरजेंट नीड में क्या होता है कि आप टाइम का डिवीजन करते हो कि कितना टाइम में कितना काम होगा, कितना टाइम में कितना काम होगा, कितना टाइम में कितना होगा। ओके, दूसरा क्या, आउटपुट। दिस विल यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेड इन्फॉर्मेशन। मैंने अभी बताया था आउटपुट बेसिकली क्या होता है, आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट में दिए हैं उसका आप क्या करते हो, कन्वर्जन करते हो। ठीक है, आउटपुट में। दूसरा क्या होता है, टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल मतलब क्या होता है, फिजिकल नेचर। ओके, मतलब आप जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आउटपुट में आप क्या देते हो, उसको फिजिकल नेचर देते हो। ठीक है, कि आप जैसे हाउस खोलने, जैसे आपने प्रोजेक्ट तैयार किया बिल्डिंग इंडस्ट्री का, तो उसका लास्ट आपका प्रोडक्ट क्या बना, हाउस। तो ये आपका क्या है, एक नेचर है जिसको आप देख पा रहे हो। तो वही हो जाता है, आप टेंजिबल प्रोडक्ट लास्ट में आप क्रिएट करते हो जो कि क्या होता है, फिजिकल नेचर का होता है। जो तीसरा देखो, चेंज पीपल थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट हैव रिसीव्ड न्यू नॉलेज। देखो आप क्या करते हो, लगातार इसमें मैंने अभी बताया था कि प्रोजेक्ट टीम में काम होता है, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में काम होता है। आप बार बार पीपल्स को अगर आप चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट हैव रिसीव न्यू नॉलेज। तो उससे क्या होता है, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आपको न्यू नॉलेजेस मिलती है, या फिर उसमें नए ट्रेनिंग प्रोजेक्ट की भी पार्टिसिपेशन होती है जिससे आपको न्यू नॉलेज भी मिलती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब देखो क्या है, कांस्टेंट। अब आया कांस्टेंट, जो बार बार मैं उस समय से बता रही हूँ, कांस्टेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट क्या होता है,
टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, उसकी लीगलाइजेशन क्या है, एथिकल क्या है, एथिकल वर्क क्या है, एनवायरमेंटल क्या है, लॉजिक क्या, एक्टिविटी। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें मिलती है। और क्या मिलती है? लिमिटेड वे में। तो आप लिमिटेड वे में आप अपने रिसोर्सेज को कैसे मैक्सिमाइज करोगे, तो बेसिकली कांस्टेंट वही डिफाइन करती है। तो टाइम के ऑल प्रोजेक्ट बाय डेफिनेशन हैव अ टाइम कांस्टेंट। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके कुछ टाइम कांस्टेंट होते हैं। एक मिनिमल टाइम होता है, एक कांस्टेंट टाइम होता है कि इसी में आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। ठीक है। दूसरा कॉस्ट, आप वैल्यू एंड टाइमिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टाइमिंग की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए या उसकी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, मिनिमम कॉस्ट को रख सको शुरू से लेके एंड तक। तीसरा क्या है? क्वालिटी बेसिकली वही होता है स्टैंडर्ड बाय विच बोथ द प्रोडक्ट एंड द पर्सन इटसेल्फ विल बी जज्ड। मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, लास्टली उसको कस्टमर से इंटरेक्ट करवाना है, वही आपका क्या होता है, क्वालिटी वही डिफाइन करती है। अगर आपके पूरा पर्सन इटसेल्फ का रिक्वायरमेंट अगर मीट कर गया तो वही आपकी क्वालिटी को एश्योर करती है। चौथा क्या होगा? लीगल। जो भी अपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी लीगलाइजेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट देखना। उसके बाद क्या है? एथिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसकी कुछ एथिक्स होगी कि कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, कितने काम होंगे, कितने नहीं होंगे। तो ये इसको भी आप देखते हो, उस वे में आप काम करते हो। एनवायरमेंटल, एक प्रॉपर एनवायरमेंटल देखते हो, एनवायरमेंट कंट्रोल करते हो जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सको या प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग या बिगनिंग कर सको। लॉजिक, द नीड फॉर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप या उसकी कंप्लीटेशन से पहले आप क्या करते हो, उस प्रोजेक्ट पे शुरू से लेके अंत तक लॉजिकली भी आपको थिंकिंग रखना पड़ता है या लॉजिकली वे से भी आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है। और लास्ट में एक्टिवेशन, एक्शन ऑफ सो व्हेन अ प्रोजेक्ट और एक्टिविटी कैन बी। एक्टिवेशन मतलब आपका ऐसा टाइम आ गया जिसमें आपको प्रोजेक्ट को या एक्टिविटी को क्या करना है, स्टार्ट करना है, उसी को कहते हैं एक्टिवेशन। लास्ट में क्या है? इनडायरेक्ट इफेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट इफेक्ट ही मिले, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट भी आपको रिजल्ट के तौर पे मिलते हैं। तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे जिस वजह से आपके प्रोजेक्ट को हार्मफुल इफेक्ट नहीं आए या फिर आपके प्रोजेक्ट को कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आए, तो उसको भी आपको देखना जरूरी होता है। अब मीन्स ऑफ मैकेनिज्म बाय विच आउटपुट में अचीव आर एज फॉलो। पीपुल इन्वॉल्व है, पीपुल जो होते हैं इनडायरेक्टली वे से भी किसी प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व होते हैं और इनडायरेक्टली वे भी। जैसे प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो कस्टमर है वो इनडायरेक्टली वे से इन्वॉल्व है क्योंकि लास्टली आप उसी से इंटरेक्ट करवाओगे। और डायरेक्टली वे से जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें कौन कौन से फुल काम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली वे से इन्वॉल्व है। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सपर्टीज और नॉलेज होनी चाहिए। आपको प्रॉपर टेक्निकल स्पेशलाइजेशन आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप उसकी अच्छे से शुरू से लेके अंत तक मैनेजमेंट कर सको। तीसरा क्या है? टूल एंड टेक्निक, द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पोटेंशियल वर्क विद अवेलेबल रिसोर्सेज। देखो ये एक तरीके का क्या होता है, मेथड होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, अवेलेबल रिसोर्सेज में आप अपने वर्क की पोटेंशियल इंक्रीज करते हो या फिर परफॉर्मेंस या गुड ऑफ क्वालिटी या प्रोडक्ट की एबिलिटी बढ़ाते हो। टेक्नोलॉजी क्या है? अवेलेबल फिजिकल एसेट दैट विल बी परफॉर्मिंग द कन्वर्जन। टेक्नोलॉजी मतलब वही जो भी फिजिकल एसेट होते हैं, एसेट मैंने भी पहले ही बता दिया था, फिजिकल नेचर। ओके, यह एक तरीके का ऐसा एसेट होता है जो क्या होता है, कन्वर्जन प्रोसेस में काम करती है। तो मैकेनिज्म में आपके क्या क्या होंगे? पीपल जरूरी हो गए, आपको नॉलेज और एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तीसरा टूल्स और टेक्निक, और चौथा टेक्नोलॉजी। तो ये आपका पहला पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, बाकी के पार्ट्स आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी बहुत अगर लग रहा है कि आपको कहीं मैंने कुछ रॉन्ग बोला है या फिर, तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी को जरूर से जरूर लिखो जिससे मुझे पता चले कि मैंने क्या सही किया है, मैंने क्या गलत किया है या फिर आपको कौन सी क्वेरी रह गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।